शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद अहम विश्लेषण की। 25 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन हिल्टन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज हम इसी हाई प्रोफाइल घटना के हर एक पहलू को खंगालेंगे, बिना किसी एजेंडे के हवाई थ्योरीज को किनारे करते हुए सिर्फ पक्के और पुख्ता तथ्यों पर बात करेंगे। इस पूरी पिक्चर को बारीकी से समझने के लिए हम एक टाइमलाइन के जरिए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत उस दिन की घटना से होगी, फिर बात करेंगे सिक्योरिटी में हुई उन भारी चूकों की, और आखिर में उस बड़े सिस्टमैटिक संकट को समझेंगे जो हमारे सामने खड़ा है। तो सबसे पहले आइए उस जगह की बात करते हैं जहां ये सब घटा, वॉशिंगटन हिल्टन। ये लोकेशन अपने आप में एक बहुत भारी ऐतिहासिक महत्व रखती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। जरा गौर करें तो ठीक 45 साल पहले 30 मार्च 1981 को राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को वॉशिंगटन हिल्टन के ठीक बाहर गोली मारी गई थी। और अब इतने सालों बाद एक और अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान उसी वेन्यू पर फायरिंग के बीच फंस गए। वाकई ये एक बड़ा इत्तेफाक है। उस रात डिनर के दौरान जो अफरा तफरी मची उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जेडी वैंस और तुलसी गैबर्ट जैसे टॉप ऑफिशियल्स अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। बॉलरूम के अंदर का नज़ारा सच में डरावना था। हालांकि ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और सीक्रेट सर्विस ने चंद सेकंड्स के अंदर थोड़ी सी क्रॉस फायरिंग के बाद उस हथियारबंद संदिग्ध को काबू में कर लिया। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। जब हम शूटर कोल थॉमस एलन की प्रोफाइल देखते हैं तो उसकी पब्लिक इमेज और पर्दे के पीछे की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और डरावना कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। सोर्सेस से जो तस्वीर सामने आती है वो एक ऐसे इंसान की है जो पूरी तरह से दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ तो वो कैलटेक से ग्रेजुएट था, एक ऐसा रिस्पेक्टेड एजुकेटर जिसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका था और जो शौक के तौर पर गेम डेवलप करता था। लेकिन पर्दे के पीछे वो द वाइड अवेक्स नाम के एक्टिविस्ट ग्रुप से जुड़ा था, पॉलिटिकल कैंपेन्स में डोनेट कर रहा था और पूरी तैयारी के साथ शॉटगन और पिस्टल जैसे हथियार जमा कर रहा था। इस टाइमलाइन को देखने पर समझ आता है कि कैसे ये सब अचानक नहीं हुआ। एलन ने अपने कानूनी तौर पर खरीदे गए हथियारों को लॉस एंजलिस से ट्रेन के जरिए शिकागो और फिर डीसी तक पहुंचाया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो 24 अप्रैल को उसी होटल में अपने हथियारों के साथ चेक इन कर देता है जहां राष्ट्रपति आने वाले थे, और किसी को भनक तक नहीं लगी। उसने अपने परिवार के लिए जो मैनिफेस्टो छोड़ा उसमें उसका राजनीतिक गुस्सा साफ छलक रहा था। उसने साफ साफ लिखा कि वो प्रशासन के टॉप अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था। लेकिन इसमें दो बातें बहुत दिलचस्प हैं। एक तो उसने FBI डायरेक्टर कैश पटेल को अपनी लिस्ट से बाहर रखा था, और दूसरा उसने होटल स्टाफ या बाकी आम मेहमानों को नुकसान पहुंचाने से सख्त मना किया था। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भारी हथियारों से लैस एक आदमी पूरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इतने करीब पहुंच कैसे गया? जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो सुरक्षा खामियों की एक ऐसी लिस्ट सामने आती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये बात हैरान कर देने वाली है कि इवेंट के टिकट्स पर नाम तक नहीं थे और चेकिंग भी 6 फीट दूर से हो रही थी। कोई बेसिक ID वेरिफिकेशन नहीं था। बॉलरूम के ऊपर वाले फ्लोर पर सिर्फ एक मैग्नेटोमीटर रखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, होटल पूरी तरह से आम लोगों के लिए खुला था। लोग बेरोक-टोक आ जा रहे थे। CCTV फुटेज में तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स भी बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में दिख रहे थे। और इस नाकामी का सबसे बड़ा सबूत क्या है? खुद वो हमलावर। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपने नोट्स में सिक्योरिटी सेटअप का बकायदा मजाक उड़ाया था। उसने होटल को 1 स्टार रिव्यू देते हुए लिखा कि कैसे वो एक दिन पहले ही हथियारों के साथ पूरे होटल में आराम से घूम रहा था और किसी ने उसे टोका तक नहीं। ये लापरवाही सच में होश उड़ा देने वाली है। जाहिर है इस भयंकर चूक ने तुरंत एक तीखी बहस छेड़ दी और एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल हवा में तैरने लगा। क्या ये सिर्फ सिस्टम की एक भारी अक्षमता थी या फिर किसी रचे गए ड्रामे की स्क्रिप्ट? आइए देखते हैं कि इस अजीबोगरीब घटनाक्रम पर इंटरनेट और अलग-अलग राजनीतिक खेमों का क्या रिएक्शन रहा। अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो पब्लिक नैरेटिव्स तुरंत 2 अलग-अलग ध्रुवों में बंट गए। लेफ्ट और एंटी ट्रम्प खेमे का मानना था कि ये सब एक नाटक था जो प्रशासन की गिरती अप्रूवल रेटिंग्स, ईरान युद्ध के विरोध और एप्स्टीन फाइल्स जैसे विवादों से ध्यान भटकाने के लिए रचा गया था।
वहीं दूसरी तरफ राइट विंग और मागा समर्थकों का सीधा आरोप था कि ये डीप स्टेट और डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा रची गई एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद राष्ट्रपति को खत्म करना था। और इन कॉन्स्पिरेसी थियोरीज की आग में घी डालने का काम किया व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के इस बयान ने। डिनर से ठीक पहले फॉक्स न्यूज पर उन्होंने कहा था कि आज रात कुछ शॉट्स फायर होंगे। आलोचकों ने इस अजीब सी टाइमिंग वाले बयान को तुरंत लपक लिया और इसे एक लीक हुई स्क्रिप्ट का सबूत बताने लगे। उस शाम का माहौल और भी ज्यादा अजीब तब हो गया जब हमले के महज 1 घंटे के भीतर राष्ट्रपति लाइव टीवी पर आए और उन्होंने इस बाल बाल बचने वाली घटना का इस्तेमाल करके व्हाइट हाउस में एक बेहद सुरक्षित ड्रोन प्रूफ पर्सनल बॉलरूम बनाने की अपनी पुरानी मांग रख दी। लेकिन देखिए, इस घटना की असली गंभीरता को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ एक अकेली घटना की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़े और चिंताजनक ट्रेंड का हिस्सा है। ये टाइमलाइन खतरे के बढ़ते हुए ग्राफ को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया, सितंबर 2024 में फ्लोरिडा और अब अप्रैल 2026 में वॉशिंगटन डीसी। सिर्फ 2 साल के अंदर राष्ट्रपति पर हत्या की 3 अलग-अलग कोशिशें। ये पैटर्न सीक्रेट सर्विस की कार्यक्षमता पर बहुत ही गंभीर और बड़े सवाल खड़े करता है। अल्टीमेटली हमारे सोर्सेज एक ऐसी गहरी और बुनियादी बीमारी की तरफ इशारा करते हैं जो किसी एक नेता या किसी एक पार्टी से बहुत आगे निकल चुकी है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, राजनीतिक हिंसा अब कोई कभी कभार होने वाली घटना नहीं रह गई है। ये हमारे सिस्टम का एक पक्का फीचर बन चुकी है। अक्टूबर 2022 में पॉल पेलोसी पर हैमर से हमला हुआ। पिछले साल कंजर्वेटिव कमेंटेटर चार्ली किर्क की दर्शकों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई और डेमोक्रेटिक लीडर मेलिसा हॉटमन और उनके पति को भी निशाना बनाया गया। इस हिंसा ने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के लोगों को अपना शिकार बनाया है। बात एकदम सीधी है। जब एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो, जब राजनेता लगातार अपने विरोधियों को कीड़े या फांसीवादी करार देने लगें, और वो भी एक ऐसे समाज में जहां हथियार खरीदना किसी आम सामान को खरीदने जितना आसान हो, तो ये हम बनाम वो की राजनीति व्यक्तिगत गुस्से को मास वायलेंस में बदल ही देती है। ये बिल्कुल एक बारूद के ढेर की तरह है। और इसी के साथ इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर हमारे स्थापित लोकतंत्र डर और नफरत को अपनी राजनीति तय करने की छूट दे देते हैं, तो ऐसे टारगेटेड हमलों को एक बड़े गृह युद्ध में बदलने में आखिर कितना ही वक्त लगेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरे मुद्दे को एक नए नज़रिए से देखने पर